हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में हमारा जो आज टॉपिक जिसकी हम स्टडी करने वाले वो है द्रव्य और द्रव्य का वर्गीकरण, मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो द्रव्य क्या है, मैटर क्या है और इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्रव्य, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, या इसको पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो द्रव्य है क्या? द्रव्य जो शब्द है, इसका कनेक्शन जिस शब्द से है वो शब्द है द्रव्यमान। द्रव्य का शब्द किससे है? द्रव्यमान से। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही अगर उसका अपना कुछ द्रव्यमान है तो वो स्थान भी घेरेगी। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिनका अपना भार होता है, अपना कुछ न कुछ वजन होता है, तथा जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ न कुछ आयतन होता है, ऐसी वस्तुओं को द्रव्य कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम द्रव्य नहीं कहें? ठीक है, हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ भार है। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, उसका भी कुछ ना कुछ भार है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उसका भी कुछ ना कुछ भार है। ठीक है, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ठीक है, वो जिन चीज़ों से मिलकर बनाया है उनके पास अपना द्रव्यमान भी है, वो स्थान भी घेरती हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना है। तो फाइनली बच्चों, द्रव्य है क्या? द्रव्य हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है, जिनका कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ वजन होता है, तथा जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ न कुछ आयतन भी होता है। ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? द्रव्य, मैटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की। ठीक है, देखिए अगर हम द्रव्य के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की, तो द्रव्य को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है, दो तरीके हमारे पास है द्रव्य के वर्गीकरण की। एक तरीका है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, तो भौतिक तरीके से हम करते हैं द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा जो होगा वो होगा द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम द्रव्य भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, ये भौतिक, आपने पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के रासायनिक गुण, जस्ट हम इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है वहाँ पे हम इस पर बात करने वाले हैं काफ़ी। ठीक है, अगर हम भौतिक आधार पर अगर द्रव्य को क्लासीफाई करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो हम भौतिक आधार पर द्रव्य को तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला वर्ग क्या है? कोई नया नहीं है, आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। भौतिक आधार पर द्रव्य को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग जो है वो है ठोस। पहला वर्ग है ठोस, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सॉलिड, और दूसरा वर्ग है द्रव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और तीसरा वर्ग है गैस। ठीक है, तो भौतिक आधार पर द्रव्य को हम तीन वर्गों में बांटते हैं, तीन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका सॉलिड ठोस है, दूसरा है द्रव लिक्विड, और तीसरा है गैस। ठीक है, अब ठोस क्या है? ठीक है, ठोस क्या है? ठोस हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, जिनका आकार निश्चित होता है और जिनका आयतन भी निश्चित होता है। कहने का मतलब है कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये ठोस है, इसको अगर मैं कहीं पे रख देता हूँ, दूसरे दिन आकर देखता हूँ, तो मुझे ये इसका आकार ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, इसका आयतन भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ये ठोस है। क्योंकि ठोस का आकार और आयतन हमेशा निश्चित होता है। भले मैं दूसरे दिन, एक हफ्ते बाद, जितने भी दिनों बाद इसे देखने के लिए आऊँगा, तो फिर ये इसका आकार यही रहेगा, इसका आयतन भी यही रहेगा, क्योंकि ये क्या है? ठोस पदार्थ से मिलकर बना है। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? आकार और आयतन निश्चित दोनों क्यों होते हैं ठोस पदार्थ के? निश्चित इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस के जो कण है, ठोस जिन कणों से मिलकर बना है, जिन परमाणु से मिलकर बना है, या जिन अणुओं से मिलकर बना है, वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, और एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे एक निश्चित व्यवस्था में ये अणु कण आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी एक निश्चित व्यवस्था भी होती है।
ठीक है, और ये कण पास पास भी होते हैं। इस वजह से ये कण पास पास एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं और ये कण कभी भी अपनी दूरी को चेंज नहीं करते। कहने का मतलब है कोई जितनी इनके बीच में दूरी है, ठीक है, ये दूरी हमेशा इतनी ही रहती है। अगर कोई कण कभी थोड़ा दूर चले जाता है तो फिर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित बदल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ठोस में जो कण जहाँ पे है वो कण वहीं पर ही स्थित रहता हमेशा, इसलिए ठोस का आकार भी निश्चित रहता है और ठोस का आयतन भी निश्चित रहता है। यानी ठोस के जो जिन कणों से मिलकर ठोस बना होता है वो कण कभी भी गति नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि ठोस के कण अपनी जगह पे रह के कंपन कर सकते हैं लेकिन गति नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ से निकल के यहाँ पे चली जाए, यहाँ से निकल के यहाँ चले, गति नहीं पाई जाती। अगर गति ठोस के कण करने लग जाएँ तो फिर हो सकता है कि इनका आकार आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ठोस के कण अपनी जगह पर रह के कंपन कर सकते हैं लेकिन गति नहीं करते हैं, इसीलिए इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो बहुत सारे ठोस हैं, जितने भी धातुएं हैं, अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो धातुएं हैं, प्लास्टिक है, पत्थर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम, नमक है, बर्फ़ है, ये सारे क्या हैं, ठोस के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पर हम दूसरे वर्ग की अगर बात करें, लिक्विड की अगर बात करते हैं, द्रव की अगर बात करते हैं, देखिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन निश्चित क्यों है, जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है, आप किसी बर्तन में डाल दीजिए, वो 1 लीटर पानी आपका 1 लीटर पानी ही रहेगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। आप उसे जैसे आकार के बर्तन में डालोगे पानी का आकार भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पानी के जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठीक है। द्रव के जो अणु हैं, द्रव जिन कणों से मिलकर बनाए हुए कण ठोस की अपेक्षा दूर हैं और ये कण क्या करते हैं, गति भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गति भी, इधर उधर गति भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी गति जो होती है एक निश्चित सीमा के अंदर होती है, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक गिलास में पानी है, ठीक है, यहाँ से पानी का अणु गति करते हुए बाहर निकल गया, किसी दूसरे के गिलास में चले गया, ऐसा नहीं है। पानी के अणु गति करेंगे लेकिन इसी गिलास के अंदर जहाँ तक उस द्रव की सीमा है, इसी के अंदर वो गति करते रहेंगे, अपनी सीमा में वो गति करते हैं और इस गति करने वजह से इनका आकार अनिश्चित है। जैसे बर्तन में गति की वजह से उसी बर्तन का, जिस बर्तन में द्रव को रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो द्रव क्या है, जिसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन हमेशा निश्चित रहता है। जहाँ तक हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, गैस की अगर बात करते हैं, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी इसका ना तो फिक्स आकार है और ना ही फिक्स आयतन है, ठीक है। यानी गैस अगर आपके पास एक लीटर के बोतल में अगर गैस है, उसे आप 10 लीटर के बर्तन में डाल दोगे तो आयतन, गैस के अणु चारों ओर फैल जाएंगे और आयतन कितना हो जाएगा, 10 लीटर। उसी गैस को आप एक बोतल में डालोगे तो आयतन उसका क्या हो जाएगा, 1 लीटर। क्यों, क्योंकि गैस के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वो एक छोटे से बर्तन में भी आ सकते हैं और एक बड़े बर्तन में रखकर फैल जाएंगे तो उनका आयतन भी बढ़ जाएगा। तो आकार तो अनिश्चित है ही, जैसे आप जैसे बर्तन में डालोगे गैस को वैसा आकार ले लेंगे, और आयतन भी अगर छोटे बर्तन में डाला है तो कण पास पास रख के आयतन कम हो जाएगा, अगर बड़े बर्तन में डाला है गैस को तो आयतन बढ़ जाएगा। तो इनका आकार अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। क्यों, क्योंकि इनके कण गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी इनके कण कभी भी एक जगह पे नहीं रहते हैं। अभी यहाँ पे है तो कभी दूसरी जगह जाते रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। तो भौतिक आधार पर हमने द्रव्य को 3 कैटेगरी में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ठोस क्या है, जिनका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। द्रव क्या है, द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। और गैस क्या है, जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे द्रव्य का एक और क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। ये तो था भौतिक आधार पर, एक और तरीका है। आप लोग लेक्चर के दौरान स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए एक और तरीका है द्रव्य के क्लासिफिकेशन की। ये तरीका है रासायनिक आधार पर द्रव्य का। अभी हमने भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण,
ठीक है। तो अगर हम द्रव्य को रासायनिक आधार पर, ठीक है, उसके संगठन के आधार पर, अगर हम रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम द्रव्य को वर्गीकृत करने के लिए जाएंगे, क्लासिफाई करने के लिए चले जाएंगे, तो द्रव्य को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। द्रव्य को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। और पहली कैटेगरी है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। पहली कैटेगरी है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। और दूसरी कैटेगरी है मिश्रण। तो रासायनिक आधार पर हम द्रव्य को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या है? ठीक है, शुद्ध पदार्थ का मतलब देखिए, मेरे पास एक तो है आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा, ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा है, और एक है नमक का टुकड़ा, नमक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है। लोहे का टुकड़ा, लोहे के टुकड़े में क्या है, सारे के सारे जो परमाणु हैं वो किसके हैं? लोहे के हैं, यानी आयरन के Fe से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? Fe से। सारे के सारे परमाणु Fe के हैं, इसमें कोई भी परमाणु दूसरे तत्व का नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। तो ये कैसा लोहा है? शुद्ध लोहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? शुद्ध पदार्थ कहूँगा। ठीक है। उसी तरीके से नमक को देखिए, नमक का एक अणु का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो ये नमक के टुकड़े में बहुत सारे NaCl हैं। क्या हैं? किससे मिलकर बना है? NaCl, 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 NaCl। अगर NaCl के अलावा अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ आ गई तो हम कहेंगे नमक अशुद्ध है। ठीक है। अगर सारे के सारे अणु NaCl के हैं, नमक के टुकड़े में सारे के सारे अणु NaCl के हैं, तो ये आपका जो नमक है ये कैसा है? शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब आप समझ गए। अगर पानी की हम बात करते हैं तो पानी में शुद्ध पानी को शुद्ध पदार्थ हम तभी कहेंगे जब पानी में क्या होगा? सारे के सारे अणु किसके होंगे? H2O के, कोई दूसरे पदार्थ का अणु उसमें नहीं होने चाहिए। सारे अणु H2O 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 अगर आपका है तो पानी भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। सोडियम के टुकड़े में सारे Na हैं, सोडियम भी क्या है? शुद्ध है। या कैल्शियम के टुकड़े में सारे कैल्शियम Ca है, तो कैल्शियम भी क्या है? शुद्ध है। ठीक है। तो ये आपके शुद्ध पदार्थ हैं। और शुद्ध पदार्थ को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो है तत्व और दूसरा क्या है? यौगिक। तत्व क्या है? अगर आपका शुद्ध पदार्थ समान परमाणु से मिलकर बना है। इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए, नमक और आयरन के टुकड़े में अंतर क्या है? आयरन के टुकड़े में, लोहे के टुकड़े में सारे परमाणु एक जैसे हैं, Fe एक जैसे हैं। नमक के टुकड़े में एक जैसे नहीं है, क्योंकि NaCl है, एक Na है, एक Cl एक अलग है, Na अलग है। ठीक है, ये अंतर है। अगर लोहे के टुकड़े में हम बात करते सारे Fe एक जैसे परमाणु, अगर आपका शुद्ध पदार्थ एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है तो उसे तत्व कह दीजिए। उसे क्या कह दीजिए? तत्व कह दीजिए। या फिर दो तरह के परमाणु से मिलकर बना है शुद्ध पदार्थ ही, लेकिन दो तरीके के परमाणु से मिलकर बना है, NaCl। या कोई और यौगिक ले लीजिए आप, HCl को ले लीजिए, H अलग है और Cl कोई दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका शुद्ध पदार्थ दो अलग अलग तरीके के परमाणु से मिलकर बना है, या दो से अधिक अलग अलग तरह के परमाणु से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। या अलग अलग तत्व के परमाणु से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अब यौगिक को भी आप, जो कंपाउंड है, इसको भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि यदि आपके यौगिक में, अगर आपका यौगिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है, तो आप यौगिक को कह देंगे कार्बनिक यौगिक। क्या कह देंगे? कार्बनिक यौगिक। यदि हाइड्रोजन कार्बन नहीं है तो आप कह दीजिए क्या? अकार्बनिक यौगिक। लेक्चर नंबर 1 आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे हमने इस पर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी इसकी की है, क्योंकि वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात स्पष्ट हुई है। ठीक है, तो यौगिक, अगर आपका यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, अगर कार्बन नहीं है तो आपका यौगिक क्या है? अकार्बनिक है। तत्व को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, धातु, ठीक है, अधातु या फिर उपधातु। ठीक है, इस तरीके से तत्व को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ चले जाइए। दूसरी तरफ आपका क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। सबसे पहले तो मिश्रण होता क्या है? ठीक है, मिश्रण का मतलब हुआ
मेरे पास दो रासायनिक पदार्थ हैं, दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को भी मैं आपस में मिक्स कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जो रासायनिक पदार्थ बनेगा, जो भी यौगिक मुझे मिलेगा, ठीक है, जो भी फाइनली हमें दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को मिलाने से जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब मिश्रण भी दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तरीका है समागी मिश्रण, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है मिश्रण का दूसरा प्रकार है बिस्मागी मिश्रण, बिस्मागी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब समागी मिश्रण और बिस्मागी मिक्सचर में थोड़ा अंतर को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए मेरे पास एक बीकर है, बीकर में मैंने पानी डाला है और इसमें मैंने शक्कर डाल दिया। क्या डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दी इसमें, और चीनी को मैंने घोल लिया। अब मैंने क्या किया, इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ है और इसमें चीनी घोल ली है। अब मैंने यहाँ से 1 ml वाटर लिया। क्या लिया, 1 ml वाटर। फिर मैंने यहाँ से 1 ml वाटर लिया। ठीक है, अब मैंने चेक किया लैब में कि यहाँ से जो मैंने 1 ml वाटर लिया था इसमें कितनी चीनी है, क्योंकि मैंने चीनी को घोला है, उसमें सॉल्यूशन बनाया है, कितनी चीनी है। और यहाँ से जो 1 ml वाटर लिया कितनी चीनी है। तो मुझे जब मैंने चेक किया तो पता लगा जितनी यहाँ पर 1 ml में जितना चीनी है, जितनी मात्रा चीनी की है, यहाँ के 1 ml में भी उतनी ही मात्रा चीनी की। इसका मतलब चीनी और जल, पानी एक दूसरे के साथ एक समान अनुपात में मिश्रित हो गए, या समान अनुपात में मिश्रित होकर क्या बना रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे में एक समान अनुपात में मिश्रित होकर अगर मिश्रण बनाते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समागी मिश्रण कहते हैं। बिस्मागी क्या कहेंगे, जब ये अनुपात क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे अगर आप पानी में मिट्टी डाल देते हैं, जल में मिट्टी डाल देते हो, तो आप खुद ही देखेंगे जो जल बर्तन का जो तला है, यहाँ पर आपको मिट्टी के कण ज़्यादा नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको मिट्टी के कण कम नज़र आएंगे। इसका मतलब यहाँ के 1 ml में मिट्टी ज़्यादा होगी, यहाँ के 1 ml में मिट्टी कम होगी, क्योंकि ये कैसा मिश्रण, क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थ आपस में समान अनुपात में मिश्रित नहीं हुए हैं। तो यह कैसा मिश्रण बनाएगा, बिस्मागी मिश्रण बनाता है। तो ये है आपके द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो ये क्लास पूरी तरह से हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए था, और इसके बाद इसी लेक्चर को मैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बनाऊंगा, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, और आप साथ साथ ही जब आप क्लास चल रही है तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आपने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।